इसके पहले वाले भाग में हमने बात की थी अध्याय संख्या 8 की, जो हमारा पूर्ण हो चुका था। वहीं बच्चों एक बार थोड़ा सा इसको संक्षिप्त रूप से रिवीजन कर लेते हैं कि इस अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार से जो लोहा और सिंचाई व्यवस्था में परिवर्तन हुआ था, उससे जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है वो सशक्त होकर कर को इकट्ठा करके जो नगर के राजा होता था उसको देते थे, और उससे जो साम्राज्य हैं वो अत्यधिक शक्तिशाली हो गए और साम्राज्यों का जो क्षेत्र है वो अत्यधिक विस्तारित हो गया था। और इन जो नगरों में जो कार्य करने वाले विभिन्न प्रकार के वर्ग होते थे, लुहार हैं, सोनार हैं, शिल्पी हैं, व्यापारी हैं, इनके द्वारा व्यापार साम्राज्य के जो बाहरी क्षेत्र हैं उनमें भी किया जाने लगा। अब देखिए बच्चों, जो ये व्यापारी हैं वो क्या कर रहे हैं कि वर्तमान समय में जो व्यापारियों के संघ बनाए जा रहे हैं उसी प्रकार के संघ यहाँ भी देखने को मिलते थे, और उनको किस नाम से जानते थे? श्रेणी के नाम से जानते थे। वहीं बच्चों इस भाग में हम बात करेंगे क्या कि जो इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर हैं उनके बारे में। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, खाली स्थान की पूर्ति करो। तमिल में बड़े भूस्वामी को क्या कहते हैं? तो बच्चों हमने देखा था कि जो उपमहाद्वीप का दक्षिणी भाग है वहां पर जो ये जमींदार या फिर जो ग्रामीण जीवन के जो लोग हैं उनको 3 भागों में बांट के देखा जा रहा था। तो बड़े भूस्वामी को वेलल्ला के नाम से जाना जाता था। प्रश्न संख्या 2, ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय किसके द्वारा खेती की जाती थी? तो बच्चों ग्राम भोजक होते थे, उनकी जमीनों पर दासों और मजदूरों के द्वारा क्या की जाती थी? खेती की जाती थी। अगला प्रश्न है, तमिल में हलवाहे को क्या कहते हैं? तो तमिल में हलवाहे को ऊणवार के नाम से जाना जाता है। ये हमने देखा बच्चों। अंतिम प्रश्न है, अधिकांश गृहपति भूस्वामी होते थे। तो अधिकांश गृहपति क्या होते थे बच्चों? छोटे छोटे जो भूस्वामी होते थे उन्हीं को क्या कहते थे? गृहपति कहते थे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, ग्राम भोजकों के काम बताएं और वे शक्तिशाली क्यों थे? तो पहले बताने जो ग्राम भोजक हैं इनके क्या क्या कार्य हैं, और ये कार्य हैं इसीलिए ये क्या है बच्चों? शक्तिशाली है। इन कार्यों के कारण ही जो ग्राम भोजक हैं वो क्या है? शक्तिशाली हैं। तो पहला कार्य देखें, अपनी भूमि पर दासों और मजदूरों के द्वारा क्या करवाना? खेती करवाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता था। दूसरा देखें, राजाओं के लिए क्या करेंगे? ये कर वसूलने का कार्य करेंगे। तीसरा है, न्यायाधीशों का कार्य भी करेंगे, और अंतिम है, इनको पुलिस का कार्य भी सौंपा जाता था। अब ये शक्तिशाली क्यों है बच्चों? कि जो ये कार्य हैं, ये कार्य इनके द्वारा किए जा रहे हैं, इन कार्यों के परिणाम स्वरूप ही ग्राम भोजक क्या है? शक्तिशाली है। देखें, ये गांव के प्रधान व्यक्ति होते हैं इसलिए क्या है? शक्तिशाली। गांव के सबसे बड़े भूस्वामी हैं। अनेक दास और मजदूर क्या है बच्चों? इनके ऊपर निर्भर रहते थे। राजा के द्वारा इन्हें गांव के क्षेत्र से कर वसूलने, न्यायाधीश का कार्य और पुलिस का कार्य सौंपने से इनकी शक्ति में क्या हो जाती? बढ़ोतरी हो जाती। प्रश्न संख्या 3 है, गांवों और शहरों दोनों में रहने वाले जो शिल्पकार हैं उनकी क्या बनानी बच्चों? सूची बनानी है। तो देखें बच्चों, गांव और शहरों में लुहार, सोनार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, टोकरी बुनने वाले, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले और बर्तन बनाने वाले। तो इस प्रकार से ये क्या है बच्चों? प्रमुख शिल्पी हैं जो ग्रामीण और शहरी संस्कृति में रहते थे। प्रश्न संख्या 4 देखें बच्चों, इसमें सही उत्तर के ऊपर टिक लगाना है, और इसमें पहला प्रश्न है, वलय कूप का उपयोग होता था। तो वलय कूप हमने देखा बच्चों कि इस प्रकार के वलयाकार में कूप होते थे, और इनका उपयोग होता था बच्चों जल निकासी की व्यवस्था में इनका उपयोग किया जाता था। अर्थात वलय कूप क्या है? जो जल निकास की प्रणाली है उसका हिस्सा होते थे। प्रश्न संख्या 2 है, आहत के सिक्के किसके बने होते थे? तो बच्चों हमने देखा कि आहत के सिक्के अधिकांश चांदी या फिर कुछ मात्रा में बात करें तो तांबा नामक धातु के भी बने हुए मिले हैं। अगला प्रश्न, मथुरा एक महत्वपूर्ण है। मथुरा के बारे में हमने देखा बच्चों, मथुरा बौद्ध धर्म, जैन धर्म के साथ साथ में क्या है? कृष्ण भक्ति का भी यहाँ पर एक प्रमुख केंद्र है, इसलिए मथुरा क्या है? एक धार्मिक केंद्र के रूप में है। अगला प्रश्न है श्रेणी। तो श्रेणी क्या था बच्चों? जो शिल्पकार होते थे, इन शिल्पकार या व्यापारियों का क्या है? ये संघ है जिसे
श्रेणी के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 5, पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ संख्या 79 पर दिखाए गए लोहे के औजारों में कौन से खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होंगे और अन्य औजार किस काम में आते होंगे। तो बच्चों, अपनी पाठ्य पुस्तक में इस अध्याय में जो लोहे के औजार दिए गए हैं वो किस प्रकार से खेती में उपयोगी हैं और अन्य जो औजार हैं उनका क्या क्या काम है। तो देखें बच्चों, इनमें लोहे का जो हंसिया है वो दिखाया गया है और ये खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण औजार होगा। और आज भी क्या कर रहे हैं बच्चों, किसान इस औजार या उपकरण का प्रयोग खेती में करते हैं। और अन्य की बात करें तो अन्यों में जो कुल्हाड़ी और संडासी है, और इनमें से कुल्हाड़ी तो क्या करेगी, जंगलों को साफ करने में, लकड़ियों को काटने में, और संडासी है जो गर्म वस्तुओं को और इनको पकड़ने के लिए उपयोगी होती थी। और इनका प्रयोग भी बच्चों आज भी जो कृषक और जो ग्रामीण संस्कृति के लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 6, अपने शहर की जल निकास की व्यवस्था की तुलना तुम उन शहरों की व्यवस्था से करो जिसके बारे में तुमने पढ़ा है। इसमें तुम्हें क्या क्या समानताएं और अंतर दिखाई देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे एक बात हम देखें कि जल निकासी की व्यवस्था की बात करा तो जल निकासी की व्यवस्था हमने देखी थी बच्चों, जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा सभ्यता के इन स्थलों से हमने क्या देखी थी बच्चों, जल निकासी की व्यवस्था देखी। वहीं बच्चों, अभी हमने इसी अध्याय में देखी कि जो वलय आकार में जो कूप बने हुए थे इस प्रकार के, वो भी क्या थे बच्चों, जल निकासी की व्यवस्था के ही क्या थे, भाग थे। तो बच्चों, अब हमें देखना है कि जो अभी वर्तमान में जो हमारा शहर या गांव है वो इस तकनीक के नज़दीक है या फिर इस तकनीक के नज़दीक है। तो हम पाते हैं कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो जल निकासी की व्यवस्था है उस व्यवस्था का आधार वर्तमान व्यवस्था में कहीं ना कहीं दिखता है। तो हमारे शहर की जल निकास व्यवस्था हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जल निकास की व्यवस्था से क्या खाती है, मेल खाती है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में क्या होता था बच्चों, सड़कों में नाले बनाकर जल निकास की व्यवस्था की गई थी। घरों में पानी के निकास के लिए नालियां बनाकर उन्हें सड़कों के नालों से जोड़ दिया जाता था। और ये जो नाले होते थे, आगे जाकर मैंने बात की थी कि किस में जुड़ जाते थे, मेन होल में जुड़ जाते थे। वर्तमान में काम में लाई जा रही जल निकास की व्यवस्था अधिक उन्नत है। अब भूमिगत नालों के द्वारा क्या होता है, व्यर्थ जल की निकासी की जाती है और इनकी देखभाल भी करना क्या है, हमारे लिए आसान है। तो इसमें हमने देखा कि जो जल निकास की व्यवस्था है उसको हमारे अध्याय अर्थात जो प्राचीन भारत का इतिहास है वहाँ पर जो शहरों में जल निकासी की व्यवस्था मिली है, अर्थात जो मोहनजोदड़ो और ये वर्तमान में जो वलयाकार की हमने पढ़ी है, इन दोनों जल निकासी की व्यवस्थाओं को अभी जो वर्तमान में हम जिन शहरों में रह रहे हैं या गाँव में रह रहे हैं उन जल निकास की व्यवस्था के साथ तुलना करनी। और हम पाते हैं कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता की जो जल निकासी की व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं जो आज की व्यवस्था है उसके लिए आधार रही होंगी। तो बच्चों, इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है और इस अध्याय के पाठ्य पुस्तक के जो अभ्यास प्रश्न है वो भी हमारे द्वारा क्या कर लिए गए हैं, समाप्त कर लिए गए हैं। इसके अगले भाग में हम बात करेंगे अध्याय संख्या 9 की। तब तक के लिए धन्यवाद।